हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सेल इन एजुकेशन चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे सांख्य दर्शन का शैक्षिक दृष्टिकोण, और इसके पार्ट 1 की हम व्याख्या कर चुके हैं। आज ये सेकेंड पार्ट है, तो इसमें हम देखेंगे कि इसका शैक्षिक दृष्टिकोण किस प्रकार से था। तो वीडियो को आप पसंद आती है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, जल्दी स्टार्ट करते हैं। सांख्य दर्शन का शैक्षिक दृष्टिकोण, इसमें आप देखिए शिक्षा का अभिप्राय क्या था, कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन क्या था कि सांख्य दर्शन जो है, सांख्य दर्शन की दृष्टि से मनुष्य का जो शरीर है वो इंद्रियों, ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों के योग से बना होता है। तो सांख्य ये कहता है कि शिक्षा के द्वारा इन सभी का विकास होना चाहिए। सांख्य दर्शन कहता है शिक्षा मनुष्य को अज्ञानता से सद्ज्ञान की ओर लाने की क्रिया है, और जो अलग अलग मनुष्य में अलग अलग विभिन्नताएं होती हैं उनके अनुकूल विकास का प्रयास है। सांख्य दर्शन कहता है कि वास्तविक शिक्षा वो है जो मनुष्य को प्रकृति, पुरुष, इन सब का भेद कराए, और मनुष्य क्या है, सही गलत का पहचान कर सके। क्यों? क्योंकि शिक्षा के द्वारा क्या होता है, अज्ञानता दूर होती है, और जो दुखों का कारण होता है वो अज्ञानता ही होती है। तो इस तरह से वो क्या करेगा, दुखों से छुटकारा पाएगा और अपनी आंतरिक शक्तियों का विकास कर सकेगा। तो ये तो हो गई शिक्षा के अभिप्राय की बात। फिर देखिए शिक्षा के उद्देश्य क्या हैं। दो तरह के उद्देश्य बताए गए, साध्य उद्देश्य और साधन उद्देश्य। साध्य उद्देश्य में प्रकृति और पुरुष के भेद को जानने की बात की है, मोक्ष की प्राप्ति और दुखमय जीवन से मुक्ति। और साधन उद्देश्य में क्या है कि मनुष्य के शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, इस तरह के विकास की बात की गई है। शारीरिक विकास में तन्मात्राएं, कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, इन सब का विकास होना चाहिए। बौद्धिक विकास में बुद्धि का और इंद्रियों का, इस तरह से बौद्धिक विकास हो। तो ये हो गई शारीरिक और बौद्धिक विकास की। फिर इसी तरह से मानसिक विकास में मन की बात की गई है, मन का हो, तत्वों का विकास हो, और विचारों को विकसित किया जाए। और भावनात्मक विकास में अहंकार तत्व का विकास, अहम में सत्य की प्रधानता का बात। क्योंकि क्या, सांख्य दर्शन प्रकृति, पुरुष, बुद्धि, अहंकार, त्रिगुण कौन कौन से, सत, रज, तम, 10 इंद्रियां और एक मन, फिर तन्मात्राएं और महाभूत, इन सब के बारे में ज्ञान देता है। तो ये जो है सांख्य दर्शन क्या है, निश्चय ही व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के उद्देश्य को बताता है। फिर यहाँ पर देखिए नैतिक विकास। तो इस तरह से सर्वांगीण विकास की बात हो गई, मतलब नैतिक विकास में सत्य, अहिंसा, अस्तेय, परिग्रह, ब्रह्मचर्य, व्रत, इस तरह से ये सारे इन सब के विकास की बात की गई है कि बालक का विकास होना चाहिए। नेक्स्ट है शिक्षण विधियों की बात करते हैं। शिक्षण विधि में जो ये पहली विधि है, ये है सूत्र विधि। इसके जो लेखक थे वो थे महर्षि कपिल। तो जो सबसे पहली शिक्षा विधि है वो सूत्र विधि हुई। ये किस लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ग्रहण करने में सरलता होती है और इसको तुरंत इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। तो ये हो गई सूत्र विधि। हम लोग पढ़ते भी हैं, टीचिंग ट्रेनिंग जब होती है तो सूत्र विधि या मैगजीम्स ऑफ टीचिंग आप पढ़ते हैं। फिर देखिए प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि में दो तरह की विधियां होती हैं, एक होती है सविकल्पक प्रत्यक्ष विधि और दूसरी है निर्विकल्पक प्रत्यक्ष विधि। सविकल्पक, इसका अर्थ क्या हुआ, जो दिखाई दे, और निर्विकल्पक जो महसूस हो सके। तो जो सविकल्पक है उसमें इस विधि में ज्ञान को उदाहरण, व्याख्या, विवेचन, विश्लेषण, इन सब क्रियाओं से स्पष्ट किया जाता है। और वहीं पर निर्विकल्पक जो है उसमें इसकी अनुभूति इंद्रियों के माध्यम से कराई जाती है, वस्तु क्रिया का आभास होता है। इस विधि का प्रयोग कौन कौन से सब्जेक्ट, जैसे भाषा, गणित, विज्ञान, कला, कौशल, इन सबको देने में किया जाता है। इसके बाद देखिए अनुमान विधि। अनुमान विधि, इसका शाब्दिक अर्थ अनु प्लस मन, अर्थात जो ज्ञान के पश्चात आए, मतलब जो कि आपका पूर्व ज्ञान है उसके बाद जो ज्ञान की अनुभूति हो, वो हो गया अनुमान विधि। इस विधि का प्रयोग सांख्य दर्शन में किया गया है। तो अनुमान विधि उसे कहते हैं जिसमें पूर्व ज्ञान के आधार पर स्थिति की कल्पना की जाती है, ये होगी अनुमान विधि। नेक्स्ट है उपदेश, व्याख्यान, या इसी को शब्द विधि भी कहते हैं। शब्द विधि कहाँ पे प्रयोग होगी, जहाँ पर प्रत्यक्ष या अनुमान प्रमाण से ज्ञान न प्राप्त कर सके, वहाँ पर शब्द प्रमाण का प्रयोग किया जाएगा। फिर है कथा प्रसंग। तो इसी को आजकल दृष्टांत विधि भी कहते हैं, कथा प्रसंग। तो यहाँ पर प्रसंगों के माध्यम से बताया जाता है। फिर तर्क विधि होती है, तर्क के द्वारा ज्ञात से अज्ञात तथ्यों को जानने में सहायता मिलती है।
क्रिया और अभ्यास विधि, आजकल जो करवाया जाता है, एक्सरसाइज वगैरह योगाभ्यास कराया जाता है, वही है। शरीर के पोषण और अंगों के विकास के लिए ये विधि ज़रूरी है। आप देखिए शिक्षा का पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए। तो जो सांख्य दर्शन है ये क्या बात करता है, भौतिक और आध्यात्मिक दोनों पक्षों के विकास को महत्व देता है। तो इसमें बच्चों को कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों का विकास कराया जा सके ऐसा पाठ्यक्रम रखना चाहिए। इसके लिए क्या क्या हो सकता है, जैसे पाठ्य सहगामी क्रियाएं, खेलकूद, शारीरिक व्यायाम, ये सब आपके उसमें शामिल होना चाहिए पाठ्यक्रम में। फिर पाठ्यक्रम को बाल केंद्रित बनाने का संकेत किया गया है। इसमें विकास की अवस्थाओं को ध्यान में रख के कौन कौन सी शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, इनके अकॉर्डिंग अलग अलग पाठ्यक्रम बनाए जाएं। फिर योग दर्शन के नियमों को भी पाठ्यक्रम में स्थान देना चाहिए। इस तरह से ये पाठ्यक्रम हो गया। फिर अध्यापक की क्या भूमिका थी, वो अपने विषय का ज्ञाता होना चाहिए और जो गुरु के प्रति शिष्य का आदर होना चाहिए वो भी अच्छा होना चाहिए और छात्र में भी ये उत्सुकता होना चाहिए कि वो अपने गुरु से सीख सके। तो इस तरह से जो ज्ञान प्राप्त करने में वो अपने शिक्षार्थियों को निपुण बनाए, इस तरह से शिक्षक का अपना एक व्यवहार होना चाहिए। सांख्य दर्शन में योग साधना पर बल दिया गया, ये बात पहले ही की गई है। तो अध्यापकों में अपने दायित्व के निर्वाह के लिए अनुशासन का होना ज़रूरी है। अध्यापक को अनुशासन भी होना चाहिए, अपने विषय का ज्ञाता होना चाहिए और अपना जो है कार्यकुशलता होना चाहिए ताकि वो अपने छात्रों को व्यवहार कुशल निपुण बना सकें। फिर शिक्षार्थी कैसा होना चाहिए, यह जो है सांख्य दर्शन शिक्षार्थी के व्यक्तित्व का सम्मान करता है। शिक्षक के द्वारा छात्र को ऐसा बनाया जाए कि छात्र का सर्वांगीण विकास हो सके। सांख्य दर्शन छात्र के सर्वांगीण विकास पर जोर देता है। शिक्षार्थी में नैतिक आचरण, अनुशासन, योग, इन सब का डेवलपमेंट होना चाहिए, जिससे और फिर उसमें सामाजिक, नैतिक, आध्यात्मिक इस तरह के विकास की भी बात की गई है कि शिक्षार्थी का पूरी तरह से सर्वांगीण विकास हो सके। और ये जिम्मेदारी किसकी बनती है, ये अध्यापक की ही बनती है। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रहा है तो आपको लाइक ज़रूर करना चाहिए। आगे देखिए अनुशासन कैसा होना चाहिए। सांख्य और योग दर्शन क्या है, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हैं। तो योग के लिए क्या होना चाहिए, पहले अनुशासन होना चाहिए। अनुशासन के लिए क्या होता है, अष्टांगिक योग मार्ग की जो है बात की गई है। इसको हम पहले पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं, आप देख लीजिएगा। वैसे भी यहाँ बता देते हैं अष्टांग योग मार्ग कौन कौन से होते हैं, जैसे यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, समाधि, प्रत्याहार, धारण, ये 8 मार्गों की बात कही गई है। तो इसमें क्या है, यम को विशेष महत्व दिया गया है। शिष्य को 5 नियमों का अनुसरण करना चाहिए। तो ये हो गए आपके 5 नियम। शौच, संतोष, स्वाध्याय, अपने से अध्ययन करना चाहिए और समर्पण की भावना होना चाहिए। इन सब के नियमों के अनुसरण से क्या होता है, शिष्य अनुशासित रहता है, वो अनुशासन प्रिय रहता है और उसका सर्वांगीण विकास होता है, शारीरिक, मानसिक, नैतिक, इस तरह से सारा विकास होता है उसका। आगे देखिए विद्यालय व्यवस्था कैसी थी। अब जो उस समय का विद्यालय था सांख्य दर्शन के अनुसार वो क्या था, मूवेबल थे, चलायमान थे। किसी एक जगह पे, पर्टिकुलर जगह पे निश्चित ना होकर वो जहाँ पर भी जगह मिलती थी तो वहाँ पे अध्यापक को अपना अध्यापन कार्य शुरू करना पड़ता था। तो वहाँ पर उस समय क्या था, भवनों की या ऐसे ज़रूरी नहीं कि इमारतें हों, तो इस तरह से वो कहीं पर भी अपना बना लेते थे। इनके विकास के समय विद्यालयों का स्वरूप विकसित नहीं हुआ था। जब सांख्य दर्शन की बात हुई, इस समय जो योग की शिक्षा या अभ्यास होता था, गुरु अपने शिष्यों को अपने घरों या आश्रमों में देते थे और अष्टांग योग मार्ग का प्रशिक्षण देते थे। इस तरह से विद्यालय व्यवस्था क्या थी, एक निश्चित स्थान पे ना होके कहीं पर भी, जहाँ पर भी उनको स्थान मिलता था, इस तरह दे सकते थे। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।